तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन एंड कंटिन्यूटी करेक्शन। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रॉक्सीमेशन सीखेंगे नॉर्मल में कि कब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, वी कैन अप्रॉक्सीमेट बाइनोमियल एज नॉर्मल व्हेन एनपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n1 माइनस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, एनपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n1 माइनस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कि जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो आप बाइनोमियल को नॉर्मल में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि वैल्यूज़ इतनी बड़ी होती है ना बाइनोमियल की, कि आप उसको बाइनोमियल के थ्रू सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब n आपका मान लो 50 हो, अब n जब 50 होता है तो आप टेबल से तो सॉल्व कर नहीं सकते, टेबल में तो 25 तक आई थिंक गिवन है। तो इसका मतलब अब आपको उसे मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा और मैनुअली सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इसको नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल की टेबल तो हमें पता है सारी। तो इसलिए बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेट एज नॉर्मल व्हेन ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एनपी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n1 माइनस p ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल लेट्स से x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल टू 100 एंड p इक्वल टू 0.5। ठीक है, सो कैलकुलेट एनपी। एनपी क्या होगा, 100 इंटू 0.5 विच इज 50 एंड n1 माइनस p इज 100 इंटू 1 माइनस 0.5 विच इज ऑल्सो 0.5 विच इज 50। नाउ यू कैन सी दैट बोथ np एंड n1 माइनस p दोनों ही जो है 10 से ज्यादा है ना? दोनों ही 10 से ज्यादा है, हेंस x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, है ना? बिकॉज हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड है नॉर्मल विद मीन में वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मीन और वेरिएंस आएगा कहाँ से? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मीन क्या होता है? एनपी। बाइनोमियल का मीन क्या होता है? एनपी। तो नॉर्मल का भी मीन क्या होगा? एनपी। ओके, सो एनपी हमने निकाला था, एनपी कितना आया था हमारा 50, सो द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। एंड वेरिएंस के लिए आपने पूछा कि भाई वेरिएंस क्या होती थी बाइनोमियल की? एनपी क्यू और एनपी 1 माइनस पी। ठीक है, तो नॉर्मल की भी वेरिएंस क्या होगी? एनपी क्यू या एनपी 1 माइनस पी। सो 100 इंटू हाफ विच इज 25 एंड इफ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 25 देन सिग्मा इज 5। तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ यू कैन राइट, fill in the values. X approximately follows normal with mean 50 and sigma square is 5 square। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होगी, बहुत इजीली मैंने समझा दिया। दो कंडीशंस होती है बस, सिंपल सी। अगर आप x बाइनोमियल है तो इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड दैट np इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n1 माइनस p ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो नॉर्मल कैन बी बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन क्या होगा? मीन विल बी इक्वल टू np and variance will be equal to np1 minus p, same as binomial. Okay, now let us move to continuity correction. Continuity correction करने से पहले आपको देखो, लेट्स से x जो है डिस्क्रीट वेरिएबल है। बाइनोमियल मतलब डिस्क्रीट होता है ना? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट। ठीक है, बाइनोमियल मतलब डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट है मतलब ये वैल्यूज होगी 0 1 2 3 ऐसे, इस तरह से लेगा। ठीक है, 1.1 वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ऐसे वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, डिस्क्रीट है। पर नॉर्मल क्या है? कॉन्टिन्यूअस। नॉर्मल क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो बाइनोमियल से हम अप्रोक्सीमेट क्या कर रहे हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि इसमें 1.1 वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये हो कैसे सकता है कि हम डिस्क्रीट वेरिएबल को कॉन्टिन्यूअस में अप्रोक्सीमेट कर कैसे ले रहे हैं? बस इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी करेक्शन सीखना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो एक करेक्शन करना पड़ता है हमको वैल्यूज के अंदर, ताकि सही आंसर आए। उसके लिए आप एक सिंपल चीज देखो, हमने देखा x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। मैंने एक डिस्क्रीट जो है प्रोबेबिलिटी टेबल बना दी है फॉर x की वैल्यू। लेट्स से x की वैल्यू 12 13 14 15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0.2 0.3 0.4 एंड 0.1। द सम इज 1। आप देख सकते हो सम आ रहा है 1, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। वैलिड पीएमएफ है, पीएमएफ है ना? पीएमएफ, पीडीएफ नहीं है, ये डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे हिस्टोग्राम? अब हिस्टोग्राम के लिए आपको रेंज चाहिए ना, आपको क्लासेस चाहिए हिस्टोग्राम के लिए। यहाँ पे तो क्लास नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल x की एक-एक वैल्यू है।
कोई क्लास थोड़ी है। तो जिस इंसान ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी, फर्स्ट चैप्टर पर वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि इसको क्लास हिस्टोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो एकदम से बता देगा कि हाँ, प्लस माइनस 0.5 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 प्लस माइनस 0.5 करो, तो 12 माइनस 0.5 इज 11.5 एंड 12 प्लस 0.5 इज 12.5। वैसे ही 13 में कर दो, 13 माइनस 0.5 इज 12.5, 13 प्लस 0.5 13.5। 14 में कर दो, 14 माइनस 0.5 इज 13.5, 14 plus 0.5, 14.5, 15 minus 0.5, 14.5 एंड 15 15.5। और ये आपका 0.20 मतलब प्रोबेबिलिटीज तो वही है। जी, प्रोबेबिलिटीज तो वही है आपकी। बस आपने क्या कर दिया, इसको क्लास में बना दिया ताकि क्लास इंटरवल्स में आप क्या कर सकते हो, अब हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आया क्लास इंटरवल कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लास इंटरवल ऐसे कन्वर्ट करते हैं, जब 1-1 का गैप होता है सब वैल्यूज़ के बीच में, जो कि बाइनोमियल में होता ही है। बाइनोमियल में x कहाँ से कहाँ जाता है? अगर किसी को याद हो, तो हमने पढ़ा था p ऑफ x np जो होता था, या फिर आप इसको p की जगह b लिख दो, ठीक है? उसका फ़ॉर्मूला क्या होता था? ncx p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x व्हेन x इज़ गोइंग फ्रॉम 0, 1, 2 ऐसे-ऐसे एंड 0 अदरवाइज़। तो यहाँ गैप क्या है x वैल्यूज़ में? x वैल्यू 0, 1, 2, 3 तो 1-1 का गैप है। तो जब 1-1 का गैप होता है तो हम प्लस माइनस 0.5 करके उसे कॉन्टिन्यूअस मतलब क्लास इंटरवल में ले आते हैं, ठीक है? कंटिन्यू कर देते हैं ताकि हम उसे क्लास इंटरवल बना सकें, राइट? देखो ना 1-1 का गैप है सबके बीच में, तो आप उसे कर सकते हो। और बाइनोमियल है अगर x तो ऑफ कोर्स 1-1 का गैप होगा। व्हेन x फॉलोज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो 1-1 का गैप होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हिस्टोग्राम को प्लॉट करो, तो प्लॉट करोगे तो कैसे? 12 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.2। अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो आपको क्लास चाहिए, तो एक्चुअली आप प्लॉट किसको कर रहे हो? इस वाली चीज़ को, इसको आप प्लॉट कर रहे हो। सो अब आप 12 के लिए 11.5 से 12.5 तक जाओगे, 0.2 ये देखो ये। दिस इज़ ये आपने करा 0.2 तक। फिर 13 के लिए आप 12.5 से 13.5 तक जाओगे, 0.3 तो आपने इसको प्लॉट कर दिया। सिमिलरली 14 के लिए आप क्या जाओगे? 14 इज़ बेसिकली 13.5 से 14.5 और 15 के लिए आप क्या करने वाले हो? 15 के लिए आप करने वाले हो 14.5 से 15.5। ये डन है, ठीक है? ये आपके लिए डन है। चलो, बस अब यहीं से कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की बात मैं करूँगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो x इज़ लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है? अब एक तो आप डायरेक्ट बाइनोमियल से निकाल सकते हो, ठीक है? बिग बी, है ना? वो अगर आपको याद हो तो बिग बी 14 कॉमा एनपी, अब एनपी हमें पता नहीं है इस केस में, ठीक है? तो आप उससे निकाल सकते हो, बट दिक्कत ये है कि मैं बाइनोमियल से करना नहीं है, मैंने कहा अप्रॉक्सिमेट करो नॉर्मल से, ठीक है? सो एक्स कैन बी अप्रॉक्सिमेटेड एज़ नॉर्मल, ठीक है? ये मैंने आपको गिवन है कि एक्स कैन बी अप्रॉक्सिमेटेड एज़ नॉर्मल। अब इसको करो अप्रॉक्सिमेशन से, तो आप बोलोगे फिर दिक्कत क्या है? दोनों तरफ माइनस म्यू बाय सिग्मा कर लो। आप ये बोलोगे ना दोनों तरफ माइनस म्यू बाय सिग्मा कर लो, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा एंड 14 माइनस म्यू बाय सिग्मा और ये हो जाएगा जेड और ये जो भी वैल्यू आएगी दिस वैल्यू व्हाटएवर इट इज ऐसा आ जाएगा, फिर फी निकाल लोगे आंसर आ जाएगा, यही होगा ना, है ना? नहीं, बस यही गलत है, ये नहीं होगा। अब इसका रीजन समझो क्यों। बात इतनी सी है भाई साहब कि जो एक्स है वो है मेरा बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब डिस्क्रीट, एक्स क्या है? डिस्क्रीट। और मैं इसे अप्रोक्सीमेट किसमें कर रहा हूँ? नॉर्मल में, जो कि है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? अब मेरी बात समझना, x लेस देन इक्वल टू 14 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाली, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, ठीक है? ये मुझे निकालनी है। ओके, बिल्कुल ठीक है, ये निकालनी है मेरे को प्रोबेबिलिटी। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। इस प्रोबेबिलिटी पे अगर मैं इसको कर्व की तरह बनाता, ठीक है? कर्व की तरह बनाता ऐसी चीज़ को, ठीक है? अच्छे से नहीं बनाया मुझे भी पता है, पर जस्ट इसको समझना मेरी बात को। अगर मैं इसे कर्व की तरह बनाता, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो x की वैल्यू पे है, जहाँ जहाँ से हमको ये चीज़ निकालनी है दैट इज़ 14.5। देख रहे हो आप इस चीज़ को? कि हमें एक्चुअल में 14.5 से कम वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल में क्या निकालना है हमें? प्रोबेबिलिटी
x इज लेस देन इक्वल टू 14.5। दिख रहा है ना आपको? यहाँ देखो ना ध्यान से, यहाँ पर देखो कि 14.5 मतलब एक्चुअल में अगर मैं कर्व बनाऊं और कर्व से देखूं तो मुझे 14 नहीं, 14.5 से कम चाहिए। ठीक है ना? 14.5 से कम चाहिए। हो गया कंटिन्यूटी करेक्शन, डन। यही कंटिन्यूटी करेक्शन है। इसलिए कहते हैं बहुत टाइम पास वजह से आप इसको कंफ्यूज करोगे, पर है बस यही कंटिन्यूटी करेक्शन, डन, खत्म। हो गया कंटिन्यूटी करेक्शन। अब आप वही प्रोसीजर फॉलो करो, वही प्रोसीजर, x माइनस म्यू बाय सिग्मा एंड 14.5 माइनस म्यू बाय सिग्मा, खत्म बात। हो गया, यही कंटिन्यूटी करेक्शन था। ठीक है? अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको आप में से बहुत से होंगे जिनको कॉन्सेप्ट से नहीं करना, आपको स्टेप वाइज करना होता है। आपको कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं कि हमें तो स्टेप्स बता दो, स्टेप्स भी बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन है उसको कंटिन्यूटी करेक्शन कैसे करें स्टेप वाइज। पर अभी कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये कि जब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 14, तो एक्चुअल में मेरा क्या मतलब था? 14.5। अगर मैं हिस्टोग्राम को ध्यान से देखूं तो एक्चुअल में मुझे 14.5 से कम वैल्यू चाहिए, क्योंकि 14 तो ये है, 14 तो ये है। इसमें तो सारा एरिया आ ही नहीं रहा मेरा, इसमें तो थोड़ा सा छूट रहा है रेड एरिया। पर 14.5 जो है वो एकदम सटीक वैल्यू है, उससे नीचे मेरी प्रोबेबिलिटी बन रही है। समझ में आया? मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 30, 13 से कम। अब इसमें 13 इंक्लूडेड नहीं है, माइंड इट। ठीक है, 13 इंक्लूडेड नहीं है, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको यही चीज वापस से बना के दिखा सकूं। ठीक है, फटाफट से इसको वापस बना लेता हूँ मैं। Okay, क्या था? 11 नहीं, 12, 0.5 वाला गैप भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, वापस से बना देता हूँ 0.2, 0.3। डन है, ये अच्छे से बनाओ। ये डन है। अच्छा, लेस देन 13, लेस देन 13 का मतलब क्या है कि 13 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब मुझे बेसिकली 12 वाला निकालना है। 12 वाला शेडेड एरिया दिखाओ, 12 वाला ये, मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब रियल टर्म्स में देखो, एक्चुअल टर्म्स में तो मुझे, अगर आप एक्स एक्सिस को ध्यान से देखोगे, कलर लाओ कलर, ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है? 12.5। एक्चुअल टर्म्स में तो मुझे लेस देन इक्वल टू 12.5 निकालना है, एक्चुअल टर्म्स में। हो गया कंटिन्यूटी करेक्शन। अब इसे कर लो, एक्स माइनस में हो गया कंटिन्यूटी करेक्शन। समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी करेक्शन हो क्या रहा है? कि हम एक्चुअल टर्म्स में हिस्टोग्राम बना के देख रहे हैं कि एक्चुअल टर्म्स में क्या चाहिए। बस जो ये चीज समझ गया ना कि हिस्टोग्राम बना के कैसे कर रहे हैं हम लोग, बस वो कि मुझे 13 से कम चाहिए था, 13 से कम होता है 12, 13 से कम होता है 12, तो मुझे 12 की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम की सेंस में तो ये वाला जो शेडेड एरिया है वो चाहिए था। तो इस शेडेड एरिया में 13 से लेस थोड़ी है, 13 से लेस तो ये होगा, x इज लेस देन 13, वो तो मुझे ये चीज दे देगा। अननेसेसरीली मेरे को येलो एरिया और बता देगा ये, मुझे येलो एरिया तो चाहिए ही नहीं, ये तो फालतू में प्रोबेबिलिटी बढ़ा के बता दी, गलत आंसर दे दिया। तो येलो एरिया को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी कट ऑफ लिमिट क्या बताऊं? 12.5। जैसे ही मैंने अपनी कट ऑफ 12.5 बताई, उससे कम की प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल सटीक आएगा आंसर। समझ में आया मेरी बात? ये ठीक है, एक और करते हैं, एक और करते हैं। इस बार दो लिमिट लेते हैं ना। मान लो क्या है, हाँ मान लो 13 से 15, 13 एंड 15 इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। अच्छा, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में डिफरेंस होता है। अभी आपने देखा ना दो डिफरेंस। पहली चीज तो जब लेस देन इक्वल टू 14 था तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 14.5। और जब लेस देन 13 था तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 12.5। तो देख रहे हो, 14 वाले केस में तो 0.5 ऐड हुआ और 13 वाले केस में 0.5 माइनस हुआ। तो कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता। वो मैं आपको रूल बताऊंगा एक्चुअली कि क्या होता है स्टेप वाइज, पर अभी कॉन्सेप्ट समझो। अभी आपको सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है, हिस्टोग्राम बना के देखना आना चाहिए बस।
कि लेस देन 14 का क्या मतलब है? लेस देन इक्वल टू 14 का ये मतलब है कि 14 भी इंक्लूडेड है, तो एक्चुअली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो 14.5 है। बस यही कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होता है। अब जैसे मान लो ये पूछा 13 से 15 तक। 13 से 15 इंक्लूडेड का मतलब है, ज़रा मैं थोड़ा-सा इसमें करेक्शन कर दूँ। अच्छा, वो पहले उसको रिमूव करेगा, ठीक है। एक बार फटाफट अंडू-अंडू करके, कि बार-बार मुझे वो ग्राफ को इंक्लूड नहीं करना ना। ओके, 13 से 15 का मतलब है ये, कि 13, 14, 15 तीनों प्रोबेबिलिटीज़, तो ये हो गया 13, ये एरिया मुझे निकालना है, ठीक है, येलो एरिया। 13, 14, 15 तीनों ऐड होना चाहिए, 13, 14, 15, ठीक है। ये मुझे निकालना है। प्रोबेबिलिटी 13 से 15 का मतलब क्या है? 13 + 14 + 15, राइट? यही तो इसका मतलब होता है। 13 से 15 के बीच में, कि प्रोबेबिलिटी 13 + 14 + 15। मुझे पता है कि ये वाला हिस्टोग्राम है 12 का, ये वाला हिस्टोग्राम है 13 का, ये वाला हिस्टोग्राम है 14 का, ये वाला हिस्टोग्राम है 15 का। ठीक है? तो मुझे 13, 14, 15 वाले ऐड करने हैं। चलो, अब आ जाओ एक्चुअल टर्म्स में। एक्चुअल टर्म्स में अगर आप 13 से 15 लोगे ना एक्स, तो क्या होगा? ये होगा। तो दिक्कत होगी ये, कि एक्चुअल टर्म्स में 13 से 15 आएगा ये। तो आपकी ये दोनों एरियाज़ छूट जाएँगे। ये रेड वाला ये एरिया और ये एरिया छूट जाएगा। छोड़ना तो हमें है नहीं, हमें गलती थोड़ी कमिट करनी है। तो एक्चुअल टर्म्स में क्या होगा? एक्चुअल टर्म्स में एक्स की लोअर लिमिट क्या होगी? 12.5, और एक्चुअल टर्म्स में एक्स की अपर लिमिट क्या होगी? 15.5। समझ में आ गया? तो एक्चुअल टर्म्स में मेरी लोअर लिमिट क्या होगी? वापस लिख देता हूँ। एक्चुअल टर्म्स में मेरी लोअर लिमिट होगी 12.5, और एक्चुअल टर्म्स में मेरी अपर लिमिट होगी 15.5। अब कंटिन्यू कर लो नॉर्मल जैसे करते हो आप, म्यू माइनस म्यू बाय सिग्मा करके। अब आप करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? कंटिन्यूटी करेक्शन का लॉजिक क्या होता है? चलो, अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हिस्टोग्राम बना के आपको एक्चुअल टर्म्स में देखना है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए। ठीक है? ये है आपका लॉजिक। ठीक है? ये होता है आपका लॉजिक। ठीक है? एक्चुअल टर्म्स में। पर अब क्या होता है, मैं भी समझ सकता हूँ कि आप हो सकता है कि लॉजिक समझने में आपको थोड़ा टाइम लगे। तब तक के लिए कोई शॉर्टकट भी तो होना चाहिए। ठीक है? तो शॉर्टकट बताता हूँ अब मैं। पर लॉजिक समझ गए, लॉजिक समझना ज़रूरी है। मैं शॉर्टकट बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, ठीक है? मैं खुद इस शॉर्टकट को यूज़ नहीं करता। मैं खुद लॉजिक से सोचता हूँ कि अच्छा, एक्स मान लो, एक और क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक्स लेस देन 14, अब बिना हिस्टोग्राम देखे करेंगे, ठीक है ना? मान लो एक्स लेस देन 12 ये पूछा। लेस देन 12 तो नहीं, इस क्वेश्चन में सेंस ही नहीं बनेगा। मान लो एक्स लेस देन 15 पूछा, एक्स लेस देन 15 मतलब 12 + 13 + 14, है ना? यही तो इसका मतलब हुआ, 12 + 13 + 14। ओके। 12, 13, 14। अब मेरी बात समझना, लेस देन 15 का मतलब क्या हुआ? ओके, दिस इज़ 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5। लेस देन 15 मीन्स this. So actually the upper limit should not be 15, it should be 14.5. So actually the upper limit should be x is less than equal to 14.5. अब आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको नॉर्मल करने। डायरेक्ट यहाँ से नॉर्मल करना चालू मत कर देना, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करना आपको यहाँ से। ठीक है? काम अपना। समझ समझ में आई मेरी बात? ठीक है? अभी अभी तो आपको क्या है ना, हिस्टोग्राम ऐसे विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, पर एग्ज़ाम में जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना काफ़ी, तो आप इतना देखोगे, अच्छा एक्स लेस देन 15 है, इसका मतलब वो 15 से कम होना चाहिए। 15 से कम का मतलब है कि वो 14 या 14 के बराबर होना चाहिए। 14 के बराबर होने का मतलब अपर लिमिट 14.5 है। ठीक है? ये होता है इसका तरीका। अब मैं आपको देता हूँ शॉर्टकट, ठीक है? जो आप यूज़ कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम में भूल जाओ कंटिन्यूटी करेक्शन के बारे में, प्रेशर में आ जाओ, व्हाटएवर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल रूल है, ठीक है? मान लो आपसे पूछा एक्स लेस देन इक्वल टू 15, हमेशा पहली बात तो ट्राई करा करो लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में लिखने की, ठीक है? लेस देन की टर्म्स में मत लिखा करो, कन्वर्ट क्या करो लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में। फॉर एग्जांपल दोनों केस कराएँगे, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 15 भी लिख लो, दोनों केस करेंगे, है ना? पहले लेस देन इक्वल टू 15, बहुत सिंपल रूल। अच्छा, 2 तरीके से हो सकता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये है अपर लिमिट का रूल, लोअर लिमिट का रूल नीचे सीखेंगे। अपर लिमिट का रूल बड़ा सिंपल है
है ना? अपर लिमिट का रूल बड़ा सिंपल है, जैसे आपने अभी अपर लिमिट का रूल करेंगे अपर लिमिट, तो इसका रूल बड़ा सिंपल होता है कि जब अपर लिमिट में लेस देन इक्वल टू हो, तो कंटिन्यूटी करेक्शन करते हुए आप अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। अपर लिमिट का कंटिन्यूटी करेक्शन करते हुए 0.5 ऐड कर दो। इसका लॉजिक भी समझो कि लेस देन इक्वल टू 15 है, मतलब 15 इंक्लूडेड है ना? 15 इंक्लूडेड है, मीन्स 15 ये रहा 15। 15 इज़ गोइंग फ्रॉम 14.5 से लेके 15.5 तक, और 15 इंक्लूडेड, इसका मतलब द अपर लिमिट शुड बी 15.5। ये तो आपने करा लॉजिक से, पर मान लो आप भूल गए एग्ज़ाम में लॉजिक, तो ये होता है कि जब भी आप आओ तो लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में लाओ, ठीक है? लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में, और लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में लाने के बाद आप क्या कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, ये हो गया। राइट हैंड साइड देखो, अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15, ये लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में तो नहीं है, लाओ। लेस देन 15 का क्या मतलब हुआ कि लेस देन इक्वल टू 14, डिस्क्रीट है ना, x इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि x इज 12, 13, 14, 15। अब लेस देन 15 का क्या मतलब हुआ, लेस देन 15 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 14। सीधी सी बात है, 15 से लेस है क्या मतलब कि लेस देन इक्वल टू 14, है ना? क्योंकि 15 से छोटा नंबर क्या है, 14। ओके, लेस देन इक्वल टू लिया है, बस अब क्या करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है कंटिन्यूटी करेक्शन करने के लिए, सो लेस देन इक्वल टू 14.5। ये है आपका रूल कि अपर लिमिट में लेस देन इक्वल टू जब हो तो 0.5 ऐड कर दो, ये रूल है आपका। और अगर लेस देन की टर्म्स में हो तो क्या करो, उसको लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में ले आओ। डन है, बहुत ईजी। तो बस यही काम है। अब ये कंटिन्यूटी करेक्शन का एक तरह से रूल होता है। पर ये है ना, ये वो है कि जब आप भूल जाओ, ठीक है? मैं बिल्कुल आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चंस पहले हिस्टोग्राम ऐसे करा के सॉल्व करो खुद, हिस्टोग्राम बना-बना के। और मैं भी जब क्वेश्चन कराऊँगा हिस्टोग्राम बना के कराऊँगा, ठीक है? पहले तो। अच्छा, ये तो हो गया अपर लिमिट का रूल, अब आ जाओ लोअर लिमिट के रूल पे। 2 केस वही कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 लिखो एक बार तो, और मतलब अब इसको लोअर लिमिट है ना, तो इसको ऐसे मत लिखो फिर, लोअर लिमिट की टर्म्स में लिख दो, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले x ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे है x ग्रेटर दैन 12। अब देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 मतलब 12 इंक्लूडेड है। चलो भाई, ठीक है? वापस से वो मैं बना देता हूँ, है ना? 12 इंक्लूडेड है, राइट? 12 इंक्लूडेड है का मतलब कि ये वाला इंक्लूडेड है, ये। तो लोअर लिमिट एक्चुअली क्या हो गई, 11.5 हो गई। हो गई नहीं हो गई 11.5? एक्चुअली में मेरी लोअर लिमिट क्या हो गई, 11.5। तो बस अब यहाँ से हमारा रूल आ जाता है कि जब भी ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू टर्म्स में होगी, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, लोअर लिमिट है ना 12 हमारी, तो आप क्या कर दो, उसमें माइनस कर दो 0.5, खत्म। ये आपका कंटिन्यूटी करेक्शन हो गया, ठीक है? कि जब भी आपका किस टर्म्स में हो, ग्रेटर देन इक्वल टू की टर्म्स में हो, ठीक है? यानी लोअर लिमिट की टर्म्स में आपको गिवन हो, तो लोअर लिमिट में क्या करो, 0.5 माइनस कर दो। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि जब भी इक्वल टू साइन हो, तो अपर लिमिट में तो 0.5 प्लस करना होता है और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना होता है, बहुत सिंपल। अब जैसे राइट हैंड साइड देखो, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 12 का मतलब क्या है कि 12 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा यानी x है 12, 13, 14, 15, और 12 से ज़्यादा नेक्स्ट नंबर क्या है, 13, सो वी कैन आल्सो राइट इट एज़ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, कि 13 के बराबर या उससे ज़्यादा, तो बात तो एक ही है। बस खत्म बात। ग्रेटर देन इक्वल टू है, लोअर लिमिट में क्या करो, 0.5 माइनस कर दो, डन, खत्म। ये हो गया आपका रूल, फिनिश्ड, ठीक है? तो रूल वापस लिख लो, जब भी इक्वल टू का साइन हो, ठीक है? इक्वल टू का साइन हो, तो लोअर लिमिट में क्या करना है, अपर लिमिट में क्या करना है? तो लोअर लिमिट में आपको करना है माइनस 0.5, अपर लिमिट में करना है प्लस 0.5। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 12, 10 एंड सॉरी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ओके, अब क्या करोगे, अब इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या होगा, 11 इज 10.5, 11.5, 5.5, 14 है तो 14.5।
एंड 11 से 14 इंक्लूडेड है, तो मीन्स दिस होल एरिया। तो एक्चुअली में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मेरी 10.5 और अपर लिमिट एक्चुअली होगी 14.5। ये तो कर लिया आपने लॉजिक से हिस्टोग्राम बना के। विदाउट लॉजिक करना है या फिर भूल गए तो आप क्या करोगे, सिंपल लॉजिक, दोनों तरफ इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है इसका मतलब अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लो और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। डन, ये आपका डन हो गया। इक्वल टू आ रहा है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। अच्छा, अगर आपसे पूछे ऐसे, अगर ये ऐसे पूछता, अब इक्वल टू नहीं आ रहा, ठीक है, तो इक्वल टू बनाओ ना, नहीं आ रहा तो बनाओ, ठीक है। 11 से x बड़ा है, अब क्योंकि x डिस्क्रीट है तो 11 से बड़ा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12। अब आप उसे ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो। और 14 से छोटा है, 14 से छोटा अगला नंबर क्या होता है, 13, तो आप उसे लेस देन इक्वल टू 13 कर सकते हो। बस लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, खत्म। सो इस यही आपका कंटिन्यूटी करेक्शन होता है। इसके बाद तो आप नॉर्मल जिस तरीके से सॉल्व करते हो वही। बस दिक्कत ये होती है ना, यहाँ से अगर आपने नॉर्मल करना चालू कर दिया ना माइनस म्यू बाय सिग्मा करके, तो दिक्कत हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर आएगा पहले कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करके। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और आइडिया मिल जाएगा। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 54 या 53। ओके, so let x have a binomial distribution with parameter n 25 and p. Okay, so x is binomial with n 25 and p. अब इसमें p की वेरियस वैल्यूज गिवन है, बट मैं p 0.5 लेके करूंगा, आप बाकी बची वैल्यूज के लिए आप सॉल्व करना। ठीक है, ओके, कैलकुलेट np। तो 25 into 0.5, this is 12.5, and n1 minus p is also 25 into 0.5, which is also 12.5, as both np and n1 minus p are greater than equal to 10. ठीक है, both are this, so we can say x is approximately normal with mean mu and variance sigma square, and mean is what, np, and variance is what, npq. okay, so calculate कर लो, np कितना आ रहा था मेरा 12.5 और npq कितना आ रहा था मेरा, बस 25 into 0.5 into 0.5, so npq is 6.25, so mean is 12.5 and npq is वेरिएंस इज 6.25। ठीक है, इसका रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, सिग्मा इज 2.5। तो लिख लो x अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल विथ मीन 12.5 एंड 2.5 का स्क्वायर एज द वेरिएंस। चलो भाई, अब पार्ट ए करके देखते हैं। ठीक है, अब इसने क्या रखा है कि आप अपेंडिक्स से भी कैलकुलेट करो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूटी करेक्शन भी करो। हम कंटिन्यूटी की वो तो हम कर चुके हैं, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी तो आपको आता है कैसे कैलकुलेट करना है, हम करते हैं ये प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 15 एंड 20 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव। अब देखो, पहले तो मैं लॉजिक से कराऊंगा, मेरा तो भाई मन नहीं मानेगा अगर मैं सीधा आपको वो ट्रिक करके बता दूं। नहीं, 15 का क्या मतलब है, 14.5, 15.5 मैं बना देता हूँ ना। ठीक है, डन। तो ये रहा 15 का बार ग्राफ, सॉरी बार कह रहा हूँ, 15 का हिस्टोग्राम, सबका हिस्टोग्राम बनाओ फटाफट से, हिस्टोग्राम बनाओ, बना दिया, सबके बार्स बना दिए। ठीक है, तो 15 का कौन सा रहा, ये रहा 14.5 से 15.5 तक, और 20 का कौन सा रहा, 19.5 से 20.5 तक। अब 15 भी इंक्लूडेड है, 20 भी इंक्लूडेड, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये पूरा येलो रीजन जो मैं बता रहा हूँ 15 से 20 तक। तो अब एक्चुअल में लोअर लिमिट क्या हो गई मेरी, एक्चुअल में मेरी लोअर लिमिट क्या हो गई 14.5, और एक्चुअली में मेरी अपर लिमिट क्या हो गई 20.5। ठीक है, तो ये तो कर दिया मैंने लॉजिक से। अब करते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या बोलती है कि जब भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो लोअर लिमिट में कर दो -0.5 और अपर लिमिट में कर दो +0.5। चलो आंसर तो भी आ गया। अब इसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल में, तो माइनस म्यू बाय सिग्मा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज z। ठीक है, माइनस म्यू बाय सिग्मा कर दिया, 14.5 माइनस 12.5 डिवाइड बाय 2.5,
20.5 minus 12.5 divided by 2.5. ठीक है, so this gives us 14.5 minus 12.5 is 2 divided by 2.5, and 20.5 minus 12.5 gives us 8 and divided by 2.5. So this is what we have to calculate. ठीक है, चलो कर लेते हैं. 2 divided by 2.5 is 0.8 and 8 divided by 2.5 is 3.2. So this is phi of 3.2 minus phi of 0.8. अब आप टेबल से देख के इन वैल्यूज को खुद निकालेंगे. ठीक है ना, क्योंकि मैंने टेबल देखना बहुत अच्छे से सिखा दिया है आपको, तो अब आप खुद से इन वैल्यूज को निकालेंगे और आंसर्स को वेरीफाई करेंगे. ठीक है, आंसर्स की बुकलेट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, चलो अब मैं आपको कराता हूँ आगे वाला क्वेश्चन, जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब देखो पार्ट बी क्या कह रहा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 15. ठीक है, अब देखो पहले तो लॉजिक से करेंगे. लेस देन 15 यानी 15 का ले आओ. 15 का बार बनता है 15.5 से 14.5 तक, और मान लो वेरियस बार्स ये रहे. ठीक है, ये है आपके हिस्टोग्राम बनते आ रहे हैं, और 15 वाला ये रहा. तो लेस देन इक्वल टू 15 का मतलब हुआ ये पूरा एरिया, येलो वाला, सारे बार्स इंक्लूडेड. एंड दिस आल्सो मींस दैट द एक्चुअल अपर लिमिट शुड बी 15.5. ठीक है, ये तो हो गया मेरे लॉजिक से. अब करते हैं ट्रिक से. लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, इसका मतलब अपर लिमिट में क्या कर दो, प्लस कर दो 0.5. ओके, डन. अब आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो. 15.5 माइनस म्यू विच इज 15.5 माइनस 12.5 डिवाइड बाय 2.5. मैं कर लेता हूँ. This gives us 1.2. So probability z less than equal to 1.2, which is phi of 1.2. ये भी आप कैलकुलेट करके खुद वेरीफाई करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद आपको ये फी वैल्यू नहीं सिखाना है, मेरा मकसद आपको कॉन्टिन्यूटी करेक्शन सिखाना है. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम डिस्क्रीट वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं. इस केस में डिस्क्रीट क्या है, बाइनोमियल. बाइनोमियल इज डिस्क्रीट. Poisson इज ऑल्सो डिस्क्रीट, पर Poisson अभी आपको पढ़ना नहीं है कि उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, सिर्फ बाइनोमियल आपको पढ़ना है. ठीक है, पार्ट सी देखिए. पार्ट सी कह रहा है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 20. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मींस ये लो, है ना. अभी आप एक्चुअली इसको एग्जाम में ऐसे लिखोगे. ठीक है, कहता तो लॉजिक से करो. 20 या 20 से ज्यादा, 20 का बार बनता है 19.5 से 20.5 तक, और फिर ये बचे हुए बार्स आएंगे जितने भी है, और ये उनके हिस्टोग्राम्स बना लो. ठीक है, अब 20 इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये वाला बार भी इंक्लूडेड होगा, 20 वाला भी, और बाकी तो सब है ही. तो एक्चुअल में लोअर लिमिट क्या होगी, 19.5. लॉजिक से तो मैंने कह दिया कि लोअर लिमिट एक्चुअली शुड बी 19.5. ठीक है, ओके, लॉजिक से हो गया. अब करते हैं ट्रिक. जब भी ग्रेटर देन हो तो पहले तो इसको लिखो सही तरीके से. क्या तरीका ऐसा है, जब भी लिखना हो ग्रेटर देन तो ऐसे लिखो कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए, है ना. ग्रेटर देन है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में क्या करते हैं, -0.5. सो प्रोबेबिलिटी 19.5 एक्स तक. बस खत्म. अब दोनों तरफ कर लो माइनस म्यू बाय सिग्मा. तो 19.5 माइनस 12.5 डिवाइड बाय 2.5 z. So 19.5 minus 12.5 divided by 2.5. So this is 2.8. This is probability z greater than equal to 2.8. So this is basically what? 1 minus probability of z less than 2.8. So this is 1 minus phi of 2.8. Calculate this, you will be able to find the answer. समझ में आया? तो इसी से आपका कंटिन्यूटी करेक्शन हो जाता है. ठीक है, ये मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया और ट्रिक भी समझा दी. ट्रिक क्या है कि जब भी अपर लिमिट हो तो क्या करो, लेस देन इक्वल टू में जब अपर लिमिट हो तो लेस देन इक्वल टू में लाओ और 0.5 ऐड कर दो.
अगर सिंपल लेस देन है तो क्या करो, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करो और फिर 0.5 ऐड कर दो। लोअर लिमिट में क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू में लाओ, फिर 0.5 माइनस कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू में नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन में है, तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू में लाओ, फिर 0.5 माइनस कर दो और फिर आपका नॉर्मल में काम चालू कर दो। ठीक है? तो यही आपका था। ठीक है? आई थिंक आपको याद अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है? मैं तो लॉजिक से करता हूँ, मैं आपको भी एनकरेज करूँगा आप लॉजिक से करें, ये तो बस ट्रिक है, कि ठीक है अगर आपको याद नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, पर ये ट्रिक्स दैट विल नॉट गेट यू फार। ठीक है? ट्रिक्स कब तक लगा दोगे? ट्रिक लगाने का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी आप जितने भी क्वेश्चन्स करें ना, प्लीज़ एग्ज़ाम में भले ही ट्रिक से कर लेना यार, ठीक है? बट अभी जितने भी क्वेश्चन करो, सारे पहले एक बार आप हिस्टोग्राम बनाओ और फिर रेंजेस एक्चुअल जो आपकी जो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक्चुअल निकालो, ठीक है? चलो, इसी के साथ ये खत्म हो गया। अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स करेंगे, नेमली क्वेश्चन नंबर 54 अभी मैंने 53 करा दिया, तो अगले वीडियो में 54 एंड 47 हम करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन्स खुद से एक बार सॉल्व करने की ट्राई करें और अगली वीडियो में तो मैं कराऊँगा ही। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।